तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका यानी सेल। सेल जो है, सेल क्या है? बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर अगर दे किसी को कहा गया तो वो सेल है। कोशिका बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो चलिए इसका टेक्निकल अगर दे टेक्निकल नाम देखा जाए कोशिका का, तो इनको हम बोलते हैं साइटो, और जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। और यह जो है कोशिका एक प्रकार का जो ये अंग नहीं है, यह एक क्या है? यूनिट है, यानी यूनिट ऑफ सेल है कोशिका। अब इनकी जो खोज किया था, कोशिकाओं की जो खोज किया गया था, कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। हालांकि जब ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा रॉबर्ट हुक जो किए थे, यह एक मृत कोशिकाओं की खोज किया था। उसके बाद जब इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज कर दिया माइक्रोस्कोप से देख करके, तो फिर जीवित कोशिका का बात आता है कि जीवित, जब मृत कोशिका खोज तो जीवित कोशिका भी तो खोज हुआ था। तो जीवित कोशिका का जो खोज किया गया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। उसके बाद जब इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, तो उसके बाद आए कौन? स्लाइडेन एवं स्वॉन। स्लाइडेन एवं स्वॉन जब आए तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बना है। तो ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था। अब अगर ये बात आ जाए कि पूरी दुनिया में अगर ये छोटी कोशिका किसकी होती है, तो पूरी दुनिया में भाई छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। और बड़ी कोशिका का अगर ये बात होगा तो बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है बड़ी कोशिका। तो हो गया पूरी दुनिया में, ये समझ में आप लोगों को आ गया। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं मानव की तरफ। यानी मानव में अगर ये छोटी कोशिका देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, जिनको कि हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु की सबसे छोटी कोशिका होती है मानव में। और मानव में अगर बड़ी कोशिका होती है तो वो अंडाणु की होती है, जो कि यह फीमेल में पाया जाता है, मतलब लड़कियों में पाई जाती है। और ये छोटा कोशिका जो है स्पर्म शुक्राणु यानी यह मेल में पाया जाता है, लड़के लोग में। चलो आप देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका अगर देखा जाए तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन की पाई जाती है। न्यूरॉन यानी हमारी बॉडी की पाई जाती है, मतलब ब्रेन की पाई जाती है। और इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होती है। मतलब ये हुआ कहने का कि इसमें अगर कोशिका अगर चोट लग जाए तो कोशिका अगर इसमें मृत्यु हो जाती है कोशिका की, तो ये कोशिका फिर से जीवित, मतलब पुनर्निर्माण ये कोशिका नहीं कर सकती, जिसके वजह से हम लोगों को कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिससे कैंसर हो जाता है, ब्रेन कैंसर, और उनकी डेथ हो जाती है। और तेजी से अगर विभाजन देखा जाए तो तेजी से विभाजन जो है हमारे लीवर में होता है। लीवर में कोशिका बहुत तेजी से विभाजन होता है। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन हो जाते हैं, कोशिका का निर्माण हो जाता है। अगर एक कोशिका मान के चलिए यहाँ पर मर गया तो क्या हो जाता है ना, वो दूसरी कोशिका जो है वो एक कोशिका दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं, जिसके वजह से कोशिका का निर्माण हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। इसको अगर हम इस तरह से समझेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मान के चलिए कोई ईंट है और ईंट पर ईंट जब हम जोड़ेंगे तो वह एक दीवार बन जाएगा, और दीवार को अच्छे ढंग से करेंगे तो वह एक कमरा बन जाएगा। और उसके बाद उसको बढ़िया सिस्टमैटिक ढंग से जब हो जाएगा सारा, तो वह एक घर का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार कोशिका से हमारा ऊतक बनता है, और ऊतक बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिल करके हमारा एक अंग बनता है, और बहुत सारे अंग मिल करके हमारा एक शरीर का निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे फिर पार्ट बताते हैं। हम लोग देखते हैं कोशिका के पार्ट। कोशिका के अंग को हम लोग बोलते हैं कोशिका। तो देखिए पहला चीज आता है मेरा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या चीज है कि जैसे यह एक झिल्ली है, और इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह जो कोशिका झिल्ली जो है, यह पादप यानी पेड़ पौधे और जंतु यानी क्या, जीव जंतु, जो हम जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये पादप और जंतु दोनों में, पादप मतलब हो गया पेड़ पौधे, ये दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और कोशिका जो झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, यानी कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका का जितना अंग है वो सभी के सभी इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, अगर दे माइक्रोकॉन्ड्रिया जो रहता है, इसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया भी रहता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे चीज आता है, गोल्जी बॉडी, वोकल्स, जिसको राजधानी बोलते हैं, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो कोशिका झिल्ली का काम ये पादप और जंतु, मतलब क्या, यह एक
परत हो गया, एक झिल्ली हो गया। इसी में आ जाता है मेरा दोहरी झिल्ली, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। मतलब क्या, एक अगर मान के चलिए तो आप हटिया जाएंगे कुछ सामान वामान खरीदने के लिए, तो एक थैला जो, एक थैला में सब कुछ ले लीजिए, आलू बैगन टमाटर ये सब कुछ ले लिए। अगर जो उससे ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो जब डबल करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। और ये जो डबल होता है ये किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लांट यानी क्या, पादप यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्योंकि इन्होंने अपनी सुरक्षा जो है, जो पेड़ पौधे में आप छाल देखे होंगे वो छालों से करते हैं। तो हम लोग का देखिए सुरक्षा कैसे हो रहा है, ये कपड़ा से हो रहा है। और ये कपड़ा किससे बना है, कपास, यानी किससे, वृक्ष पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा हमारा ये चीज किससे बना है, तो हमारा ये चीज सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। पैसा अगर देख लें तो पैसा, कागज जो देखे, कागज भी किसका बना होता है, पेड़ पौधे का। तो पेड़ पौधा जब हो गया तो ये भी किसका बना है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम दूसरी भाषा में दोहरी झिल्ली भी कह सकते हैं। और यह क्या करता है, जैसे ये दोहरी झिल्ली, जैसे ये एक झिल्ली हो गया, इसी पर दोहरी प्रकार का इस तरह से झिल्ली चल गया। जब ये चल गया तो इसको हम बोलते हैं सुरक्षा। ये क्या करते हैं, कोशिका भित्ति को सुरक्षा देते हैं और आकार प्रदान करते हैं। और जब इसमें रहता है तो ये किसकी बनी होती है, पादप में, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आगे समझ में अच्छी तरह से, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। और इनकी माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया को एम से यहाँ पर हम सूचित किए हैं, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन को कहां पर, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देते हैं। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो श्वास लेकर के जो पहुंचा, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स। क्या बोलते हैं, क्रेब्स। और इसकी जो खोज किया था वो क्रेब्स ने ही किया था, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो इन्होंने क्या करता है, जब वहां पर चलता है तो क्रेब्स ने क्या करता है, क्रेब्स साइकिल जब चलता है, इन्होंने एक एटीपी का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एक एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, या पावर मिलता है, या शक्ति मिलता है। तो ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को जो है हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और अभी इसके जस्ट पहले हम क्या पढ़े, कोशिका भित्ति, जो कि जिसमें कोशिका भित्ति यानी कि पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इस वजह से उसको हम पेड़ पौधे से, हम लोग जितने भी पेड़ पौधे से जितने भी सामान बने होते हैं वो सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद देखिए, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कह दिए। अब इसमें ये बात, एक चीज यह आता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको ऊर्जा तो मिल गया, तो पूरा बॉडी में आपको ऊर्जा मिला किसके द्वारा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्रेब्स साइकिल जब चला तो इनसे एटीपी 38 एटीपी निर्माण हुआ, एक ग्लूकोज निर्माण हुआ, और इससे हम लोगों को ऊर्जा मिल गया और अब हम काम करना स्टार्ट कर दिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये चीज हो गया कि जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि हम बोलने का काम कर रहे हैं, तो मेरा जो बोलने का काम करना, तो जी जो है, जी का ऊर्जा चल रहा है अभी। तो जीव का जब ऊर्जा चल रहा है, तो मन अगर धीरे धीरे चलते चलते जी का ऊर्जा खत्म हो जाएगा, आवाज साफ नहीं होने लगेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसका जब खत्म हो गया तो ये इसका ऊर्जा खत्म, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पैर का, हाथ का, ये सब का ऊर्जा है तो भाई इसका ऊर्जा खत्म तो अब बैठ गया, ऐसा नहीं। जब भी हमारा बॉडी थकेगा तो पूरा का पूरा बॉडी ही थकता है। तो मतलब ऊर्जा पहुंचाने का, परिवहन करने का जो काम करता है वो गोल्जी बॉडी ने करता है, जो कि इनकी जो खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या करते हैं, परिवहन का काम करता है। मतलब क्या, अगर जो ऊर्जा, जी का ऊर्जा थक गया तो इधर का जितना ऊर्जा है वो क्या बोलता है कि चलो तुम वहां पर, उसके पास ऊर्जा का कमी है, उसको ऊर्जा पहुंचा देना है। और उनके बाद वो ये गोल्जी बॉडी के द्वारा जो ऊर्जा का क्या होता है, परिवहन होता है। यानी कि हमारा पूरा बॉडी थकेगा तभी हम लोग सांस लेते हैं, बॉडी नहीं थकता, एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी नहीं थकता है। तो ये गोल्जी बॉडी समझिए, ये परिवहन का काम आ गया। उसके बाद देखिए इसमें आता है रस ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं वोकल, यानी जल संग्रह। जल संग्रह जंतु की अपेक्षा पादप में ज्यादा होते हैं। पादप में ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल को इकट्ठा कर लेते हैं, और
जंतु में भी जल इकट्ठा होता है, लेकिन इसके जल इकट्ठा ऐसा नहीं कि पेट में जल इकट्ठा हो जाएगा, पेट में नहीं, जितना 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जो पानी पीते हैं वही रहता है, लेकिन इसमें जो जल इकट्ठा जो होता है, राजधानी जो होता है, वो हमारे कोशिकाओं के भीतर होता है। किसके भीतर होता है? कोशिकाओं के भीतर होता है, यानी वोकल यानी रसधानी में हमारा जल इकट्ठा होता है। और एक शरीर में जो है, एक बॉडी में जो है वो 65% जल होते हैं। कितने परसेंट जल होते हैं? 65% जल होते हैं। इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, तारक काय। ये क्या है? तारक काय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की जो खोज किया था वो सेंट्रोसोम की खोज बोगरी ने किया था। और सेंट्रोसोम में इसमें जो तारक काय जो होता है, इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन जो होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोशिका मर गए तो एक कोशिका जो है वो 2 पार्ट में विभाजित होकर के एक और कोशिका का निर्माण, मतलब क्या, कोशिका का पुनर्निर्माण करने का काम जो होता है वो तारक काय में होता है। सबसे ज्यादा अगर कोशिका का जो निर्माण होता है वो हमारा लीवर में होता है। ब्रेन में हमारा निर्माण, कोशिका का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है 90% न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन, और 10% गीलियम होते हैं, 10% गीलियम होते हैं। इस वजह से इसमें ब्रेन में कोशिका का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन जब बढ़ते हैं तो न्यूरॉन जैसे बड़ा, मतलब क्या, वो इनका पार्ट जो है वो उसमें जो है ये गीलियम में 10% जो होता है वो कोशिका का विभाजन हो जाता है। जब उसमें कोशिका का विभाजन हो जाता है तो जिसके वजह से हम लोगों को ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाता है और हम लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद देखिए, ये तो हो गया तारक काय, क्योंकि तारक काय की खोज बोगरी ने किया था। और तारक काय में इसमें जो होता है, क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, यानी सेंट्रोसोम, ये कोशिका का ही एक अंग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इसमें 90% जो है न्यूरॉन होते हैं, 10% गीलियम होते हैं। अब बात आता है 7वां नंबर, क्या? अंतःप्रद्रव्य जालिका, मतलब इंडोप्लाज्मिक क्यूलियम, इंडोप्लास्टिक रेटिक्यूलियम। ये क्या है? ये एक प्रकार का आंतरिक कंकाल, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल होते हैं वो चीज, यानी कोशिका के अंदर क्या हो गया? ये एक आंतरिक कंकाल हो गया। और इनका काम क्या है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं ER, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ER। जब भी आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, जब जांच ऊंच करते हैं तो उसमें ER टेस्टिंग भी करते हैं, यानी आंतरिक कंकाल के बारे में ये चेक करते हैं क्या है नहीं है। तो ER में क्या होता है? ये आंतरिक सहायता देता है। मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जो है यह ER का काम क्या होता है, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है सहायता प्रदान करना, यानी हेल्प करना। और इसमें 2 प्रकार की चीजें होते हैं, एक होता है स्मूथ ER और एक होता है रफ ER। जैसे कि हम यहाँ आपको दिखा रखे हैं, जैसे देखिए ये जो है, ये इधर जो है चिकना है, इधर क्या है? चिकना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ ER। मतलब क्या? बसा निर्माण, मतलब इसमें इसको हम कह सकते हैं चर्बी, क्या कहते हैं? चर्बी, तेल वाला जो है यह स्मूथ ER हो गया। और इधर ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा रुखा टाइप से, यह क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। और इसको हम बोलते हैं रफ। मतलब क्या? अगर यदि रफ ER यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह रफ ER में ही मतलब होता है, प्रोटीन का निर्माण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ना कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम में होता है। तो प्रोटीन का निर्माण अगर पूछा जाए तो प्रोटीन का निर्माण जो है रफ ER में होता है, ना कि स्मूथ ER में प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका का 8वां पार्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो है रफ साइड में, मतलब रफ साइड में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, रफ ER जिसको बोलते हैं। और एक तरफ स्मूथ ER जो कि इधर बसा निर्माण करता है, चर्बी उर्बी जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें इधर निर्माण होता है। और उधर जो है रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण किया जाता है रफ ER में। ठीक है, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण जो करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम जो है सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे जो है 2 भागों में बांटा गया है। अब सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट क्या है? तो सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार परिमाण यह हुआ कि इनको हम आकार देख करके इनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है,
है, बल्कि इसको एक द्रव में डाल करके देखेंगे कौन बड़ा है। जो सबसे पहले नीचे गिर गया वो बड़ा, और जो सबसे बाद में गिरा वो छोटा होता है। तो सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे जो है, एक होता है इसमें राइबोसोम 70S का और एक होता है 80S का। 70S का जो होता है ये छोटा होता है और 80S का जो होता है बड़ा होता है। तो ये जो छोटा हो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यह बड़ा है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जिनको कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे वो मेरा प्रोकैरियोटिक में आएगा, जिनको कि हम बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे वो हमारा यूकैरियोटिक में आएगा। अब देखिए इसमें ये चीज हो गया। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, ये 9वां पार्ट है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है एक कोशिका का बहुत बड़ा अंग है। ये क्या करते हैं कि सबको कंट्रोल करके रखते हैं। ये सबको क्या करके रखते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर भी कहते हैं। और केंद्रक का जो है खोज जो किया था न्यूक्लियस का, वो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले किए थे। और इनको जो ब्रेन कहा जाता है, इनको सेल का मतलब कोशिका का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को, यानी न्यूक्लियस को। और इसमें जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए जो है ये अलग चैप्टर, इनको हम बाद में फिर बता देंगे। अब बात आएगा कि न्यूक्लियस में पाया क्या क्या जाता है। तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटीन 80% पाए जाते हैं और डीएनए 10% पाए जाते हैं और बाकी के अन्य तत्व 10% पाए जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम की जो खोज किया था सबसे पहले डी टूबे ने लाइसोसोम के खोज किया था। और ये लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम एक जल अपघटन एंजाइम है। जल अपघटन एंजाइम का मतलब ये हुआ कि ये सबको पचा करके रख देता है। इनके अंदर एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि वो एंजाइम खोलने से वो गलाने का काम करता है। किसी भी चीज को मतलब कोशिका के अंदर कोशिका सबको क्या कर देता है? गला देता है। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम देखिए जल अपघटन एंजाइम, और यह कोशिकीय पाचन है। मतलब क्या? कोशिका के अंदर कुछ भी अगर जैसे माइक्रोकोंड्रिया हो गया, अगर ये मर गए तो इनको मरने के बाद तो वो वहीं पर सड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो लाइसोसोम का काम क्या है? इसको खत्म कर देना, यानी कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना। और यह जो है लाइसोसोम सबको क्या करके रखता है कि वैसे न्यूट्रल जो है ये न्यूक्लियस जो है न्यूट्रल करके रखते हैं, लेकिन इनका भी बहुत योगदान है। जैसे देखिए कि माइक्रोकोंड्रिया काम कर रहे हैं, अगर दे मान के चलिए काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम क्या करते हैं? उनको बोलते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो डायरेक्ट बोला हम नहीं करबो काम, तो क्यों इंतजार लो। तो ये क्या करेंगे? ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या, इनके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और ये अपने आप को फाड़ के एंजाइम जो छोड़ते हैं, इनसे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो ये अपने आप को, कौन चाहता है कि हम मर जाएं? कोई नहीं चाहता है कि हम मरे। तो इस वजह से लाइसोसोम जो है ये जल अपघटन एंजाइम है और ये कोशिकीय पाचन, इनके अंदर जो भी चीजें होती है वो इनको पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए अगर यदि कोई भी आपको जोर से पीट देता है तो उस जगह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो काला कैसे होता है? काला इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस जगह आपको पीटा उस जगह का कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम मर जाते हैं। तो लाइसोसोम जब मर गया तो वो क्या हो गया? उस जगह काला पड़ जाता है। जब काला पड़ जाता है तो फिर वो सही कैसे होते हैं? तो पूरा एकदम काला हो जाता है मारने के बाद। आप लोग को मारा होगा, देखते क्या होंगे, तो उस समय गर्म पानी से सेकता है। जब गर्म पानी से सेकता है तो उसके अगल बगल जो रहते हैं कोशिका लाइसोसोम सब, वो सब देखते हैं कि आखिर इस जगह हुआ क्या है। जैसे हुलक के देखा कि इस जगह तो पूरे का पूरे खत्म हो गया है, मरिए गया है, तो वो क्या करते हैं? अपना अपना थोड़ा देख लेते हैं कि इधर अपना कोशिका सब ठीक ठाक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं? अपना थोड़ा सा एंजाइम थोड़ा थोड़ा छोड़ करके उसको क्या करता है? गला देता है, उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद उस जगह फिर सही हो जाता है। तो लाइसोसोम का बहुत ही कम है, इसलिए इनको जो है आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। और इनको जो है अंदर का, कोशिका के अंदर का आइटम बम कहा जाता है। अगर मान चले कोई भी काम करना नहीं चाहेगा तो ये क्या करेगा? ये भी बोलेगा, माइक्रोकोंड्रिया बोलेगा हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। ये गल्जी बॉडी हम
इधर से उधर सामान नहीं ढोएंगे, वोकल्स हम जल नहीं रखेंगे, मतलब इन सब ने कहेगा हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये क्या कर देता है, अच्छा कोई कुछ नहीं करेगा ठीक है, ये अपने आप को फाड़ लेते हैं और सबको क्या कर देता है, गला देता है, सारी कोशिका क्या हो जाती है, मर जाता है। इसलिए इनको जो है सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और एक प्रकार से आइटम बम भी कहा जाता है। अब बात आता है आरबीसी। आरबीसी में जो है, आरबीसी जो हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और ब्लड की आयु जो है 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वो ब्लड मतलब उनका जो रक्त है, बढ़िया रक्त, वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। तो इनको जब इसमें लाइसोसोम गलाने वाला चीज नहीं रहता है, कोई भी चीज में गलाने वाला चीज रहना चाहिए, क्योंकि गलाने के बाद वो फिर वहां से सही हो जाता है, लेकिन नहीं गलेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस जगह सड़ जाएगा। इनका कैसे निवारण होता है, तो ये जो है, यह ब्लड जो है, ब्लड कहाँ चल जाता है, स्प्लीन में चल जाता है। कहां पर जाता है, स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में पिलिया और तिल्ली में चल जाता है और वहां इनकी फिर क्या हो जाता है, गल जाते हैं वहां पर। यानी कहने का मतलब आरबीसी का अगर कब्र कहा गया है तो वो पिलिया या तिल्ली को कहा गया है। कोशिका का पाचन करने का कौन कौन करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव जो है, जीव द्रव का खोज जो है पुरकिंजय नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह जो है कलरलेस होता है। जीव द्रव क्या होता है, कलरलेस होता है और जीव द्रव का इंग्लिश में जो नाम है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब जीव द्रव जो होते हैं ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जैसे ये जो कोशिका है सब अपने अपने स्थान पर, इसमें ये यह द्रव है, ये क्या है, क्या द्रव हो गया। यह द्रव इसलिए पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी जो बिछता है, तो वो क्या होते हैं कि वो पटरी पर जो है गिट्टी दे देते हैं। तो वो गिट्टी देते हैं मतलब क्या, वो हिलडुल ना कर सके, अपने स्थान से दूसरे जगह नहीं जा सके। उसी तरह यहाँ भी इसका जीव द्रव का काम है कि जो जिस जगह है वो उसी जगह रहेगा, बाकी ये द्रव उसको वो हिलडुल मतलब नहीं कर पाएगा। नहीं तब अगर यदि ये चीज नहीं रहेंगे तो अब मान के चलिए कोशिका आपके शरीर में है, आप दौड़िएगा, जिस प्रकार अगर थैला में कुछ ले लीजिए, उसमें स्पेस खाली रहेगा, जैसे टिफिन ले लिए, मोबाइल ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो जब दौड़िएगा लेकर के तो ढन 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 पिचक उचक जाएगा, फूट उठ जाएगा। तो मतलब उसी चीज से बचने के लिए क्या इसमें भी लाया, मतलब ये लोग आपस में अगर नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ेगा। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम में तो छोड़िए दो इसको, ये तो जला के राख कर देगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्जी बॉडी में लड़ गया, ये बोलेगा हमारा इन्हें कहना लड़ लें, हेनो कहना कर लें, तो उसमें क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। अगर यदि इसका मूड खराब हो गया, बस ये अपने आप को फाड़ करके सबको फैला देगा बढ़िया से, बस सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए कि आपस में लड़े नहीं, सब अपने अपने स्थान पे एक जगह रहे, इस वजह से इसमें जीव द्रव का प्रयोग किया जाता है और जीव द्रव इसमें दिया जाता है। और इसमें जो है 80% जल होते हैं इसमें। अब इनको देखिए, इसमें एक कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव मतलब क्या, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो द्रव होते हैं उनको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ऊपर में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, जिसका इसका इंग्लिश है साइटोप्लाज्म, इसका इंग्लिश है न्यूक्लियस प्लाज्म। द्रव का काम है सबको अपने अपने स्थान पर एक तरह स्थिर से रखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में।